गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 5-6 लेक्चर्स में हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डाईमैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। हम इन तीनों टाइप्स के मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ की, उनके बिहेवियर की डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। इस टेबल में हमने इन तीनों टाइप के मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को समराइज किया है। यहाँ इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ को एक साथ देखने से इनकी कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी, इनकी प्रॉपर्टीज़ की कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी, जिससे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हम बता के जा रहे हैं कि मैग्नेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, मैग्नेट की ओर किस तरीके से कौन अट्रैक्ट होगा, इनमें से कौन रिपेल होगा। तो इतना हमने बताया था कि डाईमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो एक्सटर्नल फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में थोड़े से मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने बताया था, याद होगा आपको डायग्राम। ये कोई डाईमैग्नेटिक मटेरियल की रोड थी। इस रोड के इस वाले एंड के पास जब हम इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर आए, देखिए ये जो रोड है वो यही रोड है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल की कोई रोड है, लेकिन यहाँ ये मैग्नेटाइज्ड नहीं थी। अब यहाँ इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। तो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास जो इस रोड का एंड है उसमें नॉर्थ पोल इंड्यूस्ड होगा, नॉर्थ के पास वाले में नॉर्थ, तो इधर वाले एंड में साउथ पोल इंड्यूस्ड होगा। तो देखिए, नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन होगा, नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन होगा। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट पे हमने बताया है, देखिए, दे आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स। इट मीन्स डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो मैग्नेट से फीबली रेपेल होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, दूर की ओर जाने की इनमें टेंडेंसी होती है, क्योंकि रिपल्सन होगा। नॉर्थ के पास वाले एंड में नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा, जबकि साउथ अगर पोल लाते हैं हम इस वाले एंड के पास में, तो फिर साउथ पोल लाते तो इस रोड के इस वाले एंड में फिर साउथ पोल इंड्यूस्ड होता। तो साउथ पोल इंड्यूस्ड होता तो भी साउथ में रिपल्सन देखने को मिलता। क्लियर है बात। अगर यही रोड किसकी होती, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की होती, तो नॉर्थ के पास वाले एंड में साउथ पोल इंड्यूस्ड होता, साउथ के पास वाले एंड में नॉर्थ पोल इंड्यूस्ड होता। तो नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन, साउथ नॉर्थ में अट्रैक्शन। ऐसा ही फेरो में भी होता, जैसा पैरा के लिए बताते हैं वैसा ही फेरो के लिए बताते हैं। डिफरेंस इनमें स्ट्रेंथ का होता है। यहाँ फीबली मैग्नेटाइजेशन होता है, यहाँ स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइजेशन होता है। तो देखिए, बताया दे आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स, दे आर फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो मैग्नेट की ओर वीक अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेट की ओर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर है बात। क्योंकि ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड होते हैं मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में। फिर यहाँ हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात की है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाई मैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फीबली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। देखिए, एक्वायर फीबल मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्लियर है। ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही थोड़े से मैग्नेटाइज होते हैं। ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होते हैं। ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में थोड़े से मैग्नेटाइज होते हैं, ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होते हैं। ये एक्सटर्नल फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में थोड़े से मैग्नेटाइज होते हैं। क्लियर बात। अब देखिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं, काईएम की बात करते हैं। काईएम का फॉर्मूला हमने बताया था, I/H। आई क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन था, H मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी थी। क्लियर है बात। डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए आई जो होता है वो कम होता है, आई कम होता है, इसीलिए काई एम का वैल्यू भी इनके लिए कम होता है। इसलिए हमने बोला है कि काई एम का वैल्यू इनके लिए स्मॉल होता है। एक्सटर्नल फील्ड में जब डाई मैग्नेटिक मटेरियल को पुट करते हैं तो उसमें फीबल मैग्नेटाइजेशन होता है। फीबल मैग्नेटाइजेशन के कारण आई का वैल्यू स्मॉल होगा, आई का वैल्यू स्मॉल होगा, तो फिर काई एम भी स्मॉल होगा। लेकिन एच की अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होते हैं। अभी हमने कहा था कि एक्सटर्नल फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इनमें मैग्नेटाइजेशन आता है, तो अपोजिट डायरेक्शन के कारण, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण काई एम नेगेटिव बता के चलते हैं। किसके लिए, डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो स्मॉल होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव देखिए, लेस देन हमने 0 बताया है, 0 से जो लेस होगा वो नेगेटिव में ही आएगा। लेकिन कहाँ तक जा सकता है इसका मिनिमम वैल्यू, -1 तक जा सकता है। -1 हमने किसके लिए बताया था, काई एम का वैल्यू
काई एम का वैल्यू -1 होता है सुपर कंडक्टर्स के लिए। सुपर कंडक्टर्स के लिए सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो डाईमैग्नेटिक मटेरियल ही होते हैं जो सुपर कंडक्टिविटी की स्टेट में परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म शो करते हैं। इट मीन्स एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने बाहर से पास होने देते हैं, बाहर से गुजारते हैं, बाहर से परमिट होने देते हैं। इसलिए उसके लिए हमने काई एम का वैल्यू -1 के इक्वल बताया था। तो काई एम का वैल्यू -1 से लेकर 0 तक हो सकता है, 0 नहीं बताया, 0 से लेस नेगेटिव वैल्यू। क्लियर बात। फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए बात करें तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी आई का वैल्यू स्मॉल ही होता है, क्योंकि इनमें भी मैग्नेटाइजेशन फीबल ही होता है, वीक मैग्नेटाइजेशन होता है एक्सटर्नल फील्ड में। तो आई का वैल्यू इनके लिए स्मॉल होता है। आई का वैल्यू स्मॉल होने से इनके लिए काई एम का वैल्यू इनके लिए भी स्मॉल ही होता है। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए आई एंड एच जो है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। हमने बताया भी था कि ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज्ड होते हैं। तो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन के कारण इनके लिए काई एम पॉजिटिव बताया, हमने पॉजिटिव बताया है। क्लियर बात। फीबल मैग्नेटाइजेशन के कारण काई एम स्मॉल है और मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइजेशन के लिए काई एम पॉजिटिव है। फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उनके लिए भी काई एम होगा तो पॉजिटिव ही। क्यों? क्योंकि ये भी एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होते हैं। इट मीन्स आई की डायरेक्शन एच की डायरेक्शन में ही होती है। किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी। इसलिए काई एम इनके लिए भी होता तो पॉजिटिव ही है, लेकिन काई एम का वैल्यू लार्ज होता है। देखिए हमने काई एम का वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन 1000 बताया, 1000 से ग्रेटर होता है काई एम का वैल्यू फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेज के लिए। पैरा के लिए इसका वैल्यू हमने पॉजिटिव बताया है, लेकिन स्मॉल होता है, 0 से ग्रेटर है, लेकिन एक पॉजिटिव वैल्यू है एप्सिलॉन, उससे कम है। देखिए एप्सिलॉन टीजे स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, स्मॉल वैल्यू है ये कोई, तो 0 से ग्रेटर बताया, पॉजिटिव बताया। यहाँ 0 से लेस था, नेगेटिव था। या 1000 से ग्रेटर बताया, काफ़ी लार्ज वैल्यू होता है। तो ये है स्मॉल एंड पॉजिटिव, लार्ज एंड पॉजिटिव, स्मॉल एंड नेगेटिव। फिर मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करते हैं, म्यू की बात करते हैं। तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास होने का अपोज करता है, वो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रेपेल करता है। रेपेल करता है तो वैक्यूम के कंपेयर में उसकी परमेबिलिटी जो होती है उसका वैल्यू थोड़ा कम होता है, म्यू लेस देन म्यू नॉट। पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थोड़ा सा अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, अपने अंदर से उनको पास करवाते हैं, अपने अंदर से उनको पास करवाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये इनसे भी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से बहुत ज़्यादा पास करवाते हैं। इट मीन्स इनकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है वैक्यूम से बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इनकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी वैक्यूम से थोड़ी ज़्यादा होती है। इनके लिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है वैक्यूम से थोड़ी कम होती है, वैक्यूम से थोड़ी कम, वैक्यूम से थोड़ी ज़्यादा, वैक्यूम से बहुत ज़्यादा। क्लियर बात। तो ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात हुई, म्यू की बात हुई। म्यू का वैल्यू हमने बताया किसके रेस्पेक्ट में? म्यू नोट के रेस्पेक्ट में। म्यू नोट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, जिसका वैल्यू हम बता के चलते हैं 4 पाई × 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। फिर देखिए रिलेटिव परमिटिविटी की बात की है। रिलेटिव परमिटिविटी हम जानते हैं इन दोनों का रेशियो होता है, म्यू अपॉन म्यू नोट को हम म्यू आर बोलते हैं, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो देखिए अभी हमने बताया म्यू लेस देन म्यू नोट, तो यहाँ से म्यू नोट को इधर ले जाएं तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो म्यू अपॉन म्यू नोट लेस देन 1, जो हमने यहाँ बताया भी है। म्यू अपॉन, देखिए ये यहाँ लिख दिया है, म्यू अपॉन म्यू नोट लेस देन 1। म्यू अपॉन म्यू नोट को हम क्या बोलते हैं? म्यू आर बोलते हैं। तो म्यू आर यहाँ इसकी प्लेस पे पुट कर दीजिए, तो म्यू आर लेस देन 1 हो गया है। इट मीन्स डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 1 से लेस होता है, 1 से थोड़ा कम होता है, 1 से थोड़ा कम होता है। 0 की इक्वल हो सकता है। 0 की इक्वल हमने किसके लिए बताया? 0 की इक्वल हम बता के चलते हैं सुपर कंडक्टर्स के लिए। सुपर कंडक्टर्स के लिए म्यू आर का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी की स्टेट में अपने अंदर से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास नहीं होने देता है। उसकी मैग्नेटिक परमिटिविटी जो होती है सुपर कंडक्टिविटी की स्टेट में वो 0 होती है। म्यू 0 होती है, तो म्यू 0 है तो म्यू आर भी 0 होती है। म्यू आर 0 है किसके लिए? सुपर कंडक्टर के लिए, सुपर कंडक्टिविटी की स्टेट में। फिर अदर जो डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स है उनके लिए म्यू आर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। फिर देखिए ये हमने बताया था पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ये यहाँ से ये ले लिया है म्यू ग्रेटर देन म्यू नोट।
अब म्यू नोट को इधर ले जाइए तो यहाँ 1 बच जाएगा, म्यू अपॉन म्यू नोट ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। म्यू अपॉन म्यू नोट को हम क्या बोल सकते हैं, म्यू आर बोल सकते हैं, तो म्यू आर ग्रेटर देन 1। तो डाई के लिए तो म्यू आर का वैल्यू 1 से थोड़ा सा लेस था, इसके लिए 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1 से थोड़ा बड़ा होता है, जो हमने यहाँ बता दिया है। देखिए 1 से बड़ा है, लेकिन ये स्मॉल पॉजिटिव नंबर बताया था अभी एप्सिलॉन हमने यहाँ पर, तो 1 प्लस एप्सिलॉन से इसका वैल्यू कम होता है। तो इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 1 से तो बड़ा होता है लेकिन 1 से ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 1 से छोटा होता है। होता ये भी पॉजिटिव है, होता ये भी पॉजिटिव ही है। देखिए 0 से ग्रेटर बताया हमने, तो 0 से ग्रेटर तो पॉजिटिव ही होगा, ये 1 से ग्रेटर है पॉजिटिव ही होगा। यहाँ देखिए, यहाँ से ये लिख लिया हमने म्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू नोट, तो म्यू अपॉन म्यू नोट वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, म्यू अपॉन म्यू नोट के प्लेस पे म्यू आर पुट कर दिया, म्यू आर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो म्यू आर का वैल्यू इनके लिए 1 से बहुत ग्रेटर होता है। तो देखिए म्यू आर का वैल्यू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए 1000 से भी ग्रेटर बताया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा होता है इनके लिए म्यू आर का वैल्यू, क्योंकि इनकी मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू का वैल्यू काफ़ी लार्ज होता है। तो म्यू जितना ज़्यादा होगा किसी मटेरियल के लिए, म्यू आर उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है बात। तो ये बहुत ज़्यादा परमिट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ये इसके कंपैरिजन में कम करते हैं। ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करते हैं, ये भी अट्रैक्ट करते हैं, ये रिपेल करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। इसीलिए हमने इसकी मैग्नेटिक परमिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बताई है वैक्यूम की परमिबिलिटी के कंपेयर में। यहाँ वैक्यूम की परमिबिलिटी से थोड़ी सी ज़्यादा बताइए पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। फिर टेम्परेचर के इफेक्ट की बात है, यहाँ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है काईएम पर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर काईएम का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट मीन्स डाई मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमने क्यूरी लॉ देखा था, क्यूरी लॉ बोलता था कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो एटॉमिक डाइपोल्स होती है, जो एटॉमिक मैग्नेट्स होती है, वो रैंडमली ओरिएंटेड होने लगती है। उनका ओरिएंटेशन जो है, जो कि फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर वो वापस डिसलाइन होने लगती है, उनका अलाइनमेंट वापस डिस्टर्ब होने लगता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर, जिससे उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होने लगता है। आई डिक्रीज होने पर काईएम भी डिक्रीज होगा। क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग हम बताते थे, क्यूरी लॉ ही था। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी को हम किससे बताते थे, ये 1 नहीं है, यहाँ पर टी है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। तो इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी हम क्यूरी वाइस लॉ के अकॉर्डिंग बताते थे। क्यूरी वाइस लॉ जो है वो क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर वैलिड था, टी का वैल्यू टीसी से ज़्यादा हो। इट मीन्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की पैरामैग्नेटिक फेज में हमने कहा था कि क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा हो टेम्परेचर, तो उस केस में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक फेज में होता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की पैरामैग्नेटिक फेज में उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। ये फॉर्मूला हमने क्यूरी वाइस लॉ के लॉ से बताया था। क्लियर बात। इट मीन्स इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, इसकी करती है, इसकी भी करती है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर यहाँ भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होती है, यहाँ भी डिक्रीज होती है। क्लियर है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज की हमने बात की। देखिए 7th प्रॉपर्टी हम देखते हैं। ये सारी बातें हम कर चुके हैं पहले, लेकिन एक साथ इनको देखने से इनका कंपैरिजन हो जाएगा और आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन था वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि चीज़ों को हम कंपेयर करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस मटेरियल के लिए क्या बताया था हमने पिछले 5-6 वीडियो लेक्चर्स में। शायद 6 वीडियो लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था इन तीनों मैग्नेटिक मटेरियल्स को। देखिए अब 7th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पेज को सेट कर लेते हैं। देखिए
सेवन्थ प्रॉपर्टी में हमने बताया कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब हम डाई मैग्नेटिक मटेरियल को पुट करते हैं तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो फील्ड के स्ट्रोंगर पार्ट से वीकर पार्ट की ओर मूव करने की टेंडेंसी रखता है, स्ट्रोंगर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि डाई मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से रेपेल होगा तो वीक फील्ड की ओर मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। देखिए, स्ट्रोंगर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होता है। इट मीन्स वो फील्ड के वीकर पार्ट से फील्ड के स्ट्रोंगर पार्ट की ओर स्लोली मूव करने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स तो लगता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल पर मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, लेकिन वीक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, क्योंकि वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड में। तो वीकली मैग्नेटाइजेशन के कारण जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल पर वो थोड़ा कम वैल्यू का लगेगा, तो मोमेंट की टेंडेंसी होगी वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट, लेकिन वो मोमेंट जो होगा वो स्लो मोमेंट होगा। यहाँ क्विकली बताया हमने, देखिए, टेंड टू मूव क्विकली फ्रॉम वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट ऑफ द फील्ड। ये भी वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट, ये भी वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट, क्योंकि ये दोनों जो है वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी रखते हैं। ये रिपेल होने की प्रॉपर्टी रखता है, तो रिपेल होने की प्रॉपर्टी रखता है, इसीलिए स्ट्रोंगर टू वीकर पार्ट जाने की टेंडेंसी होती है इसमें वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट, इसमें भी वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट। लेकिन यहाँ स्लोली, यहाँ क्विकली, यहाँ स्लोली है, यहाँ स्लोली, लेकिन स्ट्रोंगर टू वीकर, यहाँ स्लोली, वीकर टू स्ट्रोंगर, यहाँ क्विकली, वीकर टू स्ट्रोंगर। क्लियर है? तो ये सेवंथ प्रॉपर्टी हुई। ये हमने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बताया कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जिसमें फील्ड की स्ट्रेंथ कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। यह हम बात करना है कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी डाई मैग्नेटिक मटेरियल की रोड को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो क्या होगा। तो हमने देखा था कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल की रोड को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो रोड फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अलाइन हो जाती है, रोटेट होकर। फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है तो वो रोड जो है वो इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। फील्ड की डायरेक्शन जो है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोटेट होकर अलाइन हो जाएगी डाई मैग्नेटिक मटेरियल की रोड। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो रोड है वो फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाती है। वो धीरे से रोटेट होकर फील्ड की डायरेक्शन अगर इस ओर है तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रोड भी इसी ओर अलाइन हो जाएगी, इनकी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रोड भी फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन होगी, लेकिन वो जल्दी से रोटेट होगी, उसका रोटेशन जल्दी होगा, वो रोटेट जल्दी से होगी। जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रोड धीरे धीरे रोटेट होकर फील्ड की डायरेक्शन में होगी, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो रोड है वो क्विकली रोटेट होगी, जल्दी से रोटेट होकर एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। उसकी लेंथ जो है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो रोड है उसकी लेंथ फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रोड की लेंथ भी फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगी। इसमें डाई मैग्नेटिक मटेरियल की रोड की जो लेंथ है वो फील्ड की डायरेक्शन की परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर है? फिर यहाँ हमने बताया कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव कर लें, उस फील्ड को रिमूव कर लें जिसके कारण मटेरियल मैग्नेटाइज होता है, तो उसको रिमूव करने पर डाई मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन ख़त्म हो जाएगा। देखिए, मैग्नेटाइजेशन लास्ट एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। जब तक मैग्नेटाइजिंग फील्ड आप अप्लाई करे रखेंगे तब तक उसमें मैग्नेटाइजेशन रहेगा। एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव कर लेंगे तो उसमें मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा। ऐसा ही पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी तब तक ही मैग्नेटाइज्ड रहते हैं जब तक हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रखा है। एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिमूव करते ही इनमें मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाता है। जबकि यहाँ पर हमने बताया है कि एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को आप रिमूव भी कर लेंगे तो भी उनमें मैग्नेटाइजेशन शेष रहेगा, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे। कौन? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। जब हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल फील्ड में रख दें और फिर एक्सटर्नल फील्ड को हम जीरो भी कर दें, एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव भी कर लें, तो भी वो जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। इट मीन्स उसमें मैग्नेटाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव करने पर भी जीरो नहीं होगा। हमने देखा है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज में लेते हैं, स्टील, एल्निको, टिकोनल, बात की थी हमने। क्लियर है? फिर IH कर्व की बात की है। IH कर्व हमने बताया भी है।
इससे पिछले वीडियो लेक्चर में ही मैंने बताया IH कर्व। तो IH कर्व की हम बात करें किसके लिए, डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो इतना हम जानते हैं कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमने ये जो ग्राफ ड्रॉ करा है, कर्व ड्रॉ करा है, वो 4th क्वाड में ड्रॉ किया है। क्लियर है। ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होते हैं, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट क्वाड में बनाया हमने। ये भी एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होते हैं, इसलिए इनको हमने फर्स्ट क्वाड में बनाया। क्लियर है बात। यहाँ एच की अपोजिट डायरेक्शन में होता है आई, अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन। यहाँ एच की डायरेक्शन में ही होता है आई, यहाँ भी एच की डायरेक्शन में ही होता है आई। क्लियर बात। अब देखिए यहाँ लीनियर रिलेशनशिप है, आई जो है वो एच के साथ लीनियरली चेंज होता है। पैरा के लिए भी लीनियरली चेंज होता है, डाई के लिए भी, फेरो के लिए नॉन लीनियर रिलेशनशिप है इन दोनों में। ऐसी हमने बात की भी थी BH कर्व में। हिस्टेरेसिस कर्व जो देखा था उसमें हमने बात की थी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। फिर हिस्टेरेसिस इफेक्ट देखिए। हिस्टेरेसिस इफेक्ट जो है वो डाई मैग्नेटिक मटेरियल शो नहीं करते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी शो नहीं करते हैं, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शो करते हैं। हिस्टेरेसिस हमने देखा था, हिस्टेरेसिस में हमने बताया था कि एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करके हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर लें, फिर एक्सटर्नल फील्ड को वापस रिमूव कर लें, तो एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करने पर भी उसमें कुछ मैग्नेटिज्म रह जाए, जिसको हमने रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और रेटेंटिविटी बोला था, वो रह जाए, तो हम बोलेंगे कि ये हिस्टेरेसिस शो करता है। तो ऐसा हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बताया था। हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ऐसी बात नहीं की थी, ना ही डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए की थी। क्लियर बात। वो डाई मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के लिए हमने बात इसीलिए नहीं की थी क्योंकि उनमें हिस्टेरेसिस नहीं होता है। इट मीन्स एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिमूव करने पर इनमें आई 0 हो जाता है, आई 0 हो जाता है। जब तक आपने एच अप्लाई कर रखा है तब तक इनमें आई डेवलप होगा, एच 0 करते ही आई भी 0 हो जाएगा। इसके लिए भी ऐसा ही है, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं था क्योंकि ये हमने देखा था, इस तरीके से हमने इसके लिए मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन कर्व बनाया था, जिसको हमने BH कर्व और मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन कर्व कहा था। क्लियर है। फिर यहाँ बताया कोज बिहाइंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डाई मैग्नेटिज्म के कोज की हमने बात की है, पैरामैग्नेटिज्म के कोज की भी हमने बात की है, फेरोमैग्नेटिज्म के कोज की भी हमने बात की है। हमने कहा था कि डाई मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी वो मटेरियल शो करते हैं जिनके एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सब पेयर की फॉर्म में हों, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। तो पेयर्ड फॉर्म में होने से पेयर का एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला होता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है पेयर का वो क्लॉकवाइज स्पिन करता हुआ होता है। तो दोनों के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, पूरी डायरेक्शन में होता है, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है एटम का वो 0 होता है। तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल के हर एटम का अपना डाइपोल मोमेंट 0 होता है, हर एटम का डाइपोल मोमेंट भी 0 होता है और पूरे सबस्टेंस का डाइपोल मोमेंट भी 0 होता है। कब? जब हम कोई एक्सटर्नल फील्ड उस पर अप्लाई नहीं करते हैं, किसी एक्सटर्नल फील्ड में डाई मैग्नेटिक मटेरियल को नहीं रखा हुआ है तब। क्लियर बात। एक्सटर्नल फील्ड में जब रखते हैं तो वो एक्सटर्नल फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में कुछ डाइपोल मोमेंट डेवलप कर लेता है, ऐसी बात हमने की थी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हमने बताया था कि पैरामैग्नेटिज्म वो मटेरियल शो करते हैं जिनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड भी होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं। तो वो अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं हो पाता है एटम में, इसीलिए एटम में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स के कारण। क्लियर है। इसीलिए हमने पैरा मैग्नेटिक मटेरियल में कहा था कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के हर एटम में अपना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन फिर भी पूरे सबस्टेंस का डाइपोल मोमेंट हमने 0 बताया था क्योंकि वो जो एटम्स है जिनके अपने डाइपोल मोमेंट है वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। रेंडमली ओरिएंटेड होने के कारण पूरे सबस्टेंस का नेट डाइपोल मोमेंट 0 ही बनता है एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में। लेकिन जब हम एक्सटर्नल फील्ड में पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखते थे तो एक्सटर्नल फील्ड उन एटॉमिक डाइपोल्स पर, उन एटॉमिक मैग्नेट्स पर टॉर्क अप्लाई करता है। टॉर्क के कारण वो एटॉमिक डाइपोल्स एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिसके कारण एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीकली मैग्नेटाइज हो जाता था। क्लियर है। ऐसी बात हमने की थी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हर एटम भी
पैरामैग्नेटिक मटेरियल के हर एटम की तरह एटॉमिक डाइपोल होता है, एटॉमिक मैग्नेट होता है, लेकिन यहाँ डोमेन स्ट्रक्चर नहीं होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, लेकिन यहाँ डोमेन स्ट्रक्चर होती है। डोमेन हमने किसको बोला था? डोमेन एक ऐसा रीजन था, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का वो वॉल्यूम था, वो पार्ट था, वो रीजन था जिसमें जितनी भी एटॉमिक डाइपोल्स है, जितनी भी एटॉमिक मैग्नेट्स है, उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं। इट मीन्स किसी एक डोमेन की हम बात करें तो एक डोमेन में जितने भी एटम्स होंगे उन सब एटम्स के अपने डाइपोल मोमेंट्स जो होंगे वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। क्लियर है? तो डोमेन का अपना फिर हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन बताया था, डोमेन का अपना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन बताया था। इट मीन्स हर डोमेन का में अपना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन फिर भी पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट तो हमने जीरो ही बताया था, क्योंकि एक डोमेन जो है उसके मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है, कोई ना कोई उस मटेरियल में दूसरा डोमेन ऐसा भी होता है जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट रखता है, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। इस तरीके से पूरे मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ही बताया था हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी। तो पूरे मटेरियल का तो यहाँ भी जीरो था, पूरे मटेरियल का यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड में जब हम पुट करते हैं तो ये एक्सटर्नल फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करता है, ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करता है, और ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करता है। ये दो प्रोसेस बताई थी हमने, उनसे मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करता है। एक तो हमने बताया था कि अगर एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रॉन्ग हो तो डोमेन्स जो है वो रोटेट हो जाती है एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, जिससे सबस्टेंस में मटेरियल में मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है। लेकिन वीक फील्ड में अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो फिर उसमें हमने बताया था कि डोमेन्स की जो बाउंड्रीज है वो डिस्प्लेस हो जाती है। जो फील्ड की डायरेक्शन में जो डोमेन है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, साइज बढ़ जाता है, जो फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है उनका साइज डिक्रीज हो जाता है। ऐसी बातें हमने की थी। क्लियर है? फिर यहाँ हमने एग्जाम्पल्स बताए हैं डाईमैग्नेटिक मटेरियल के। कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं, H2O है, NaCl है, Cu, SiPb, नाइट्रोजन एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर नाइट्रोजन जो है वो डाईमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करती है, बिस्मथ। एलुमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, CuCl2, O2। O2 किस पर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल होती है। FeNiCO, गैडोलिनियम, Fe2O3, एलनिको, ये कुछ मटेरियल्स है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है उनसे हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज में लिए जाते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में यूज में लिए जाते हैं। क्लियर है? तो ये हमने डाईमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की कंपैरेटिव स्टडी की है, उनकी प्रॉपर्टीज़ की, उनके बिहेवियर की कंपैरेटिव स्टडी की है। क्लियर है? थैंक यू।